हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सपना बैद और आज जो सेक्शन हम करेंगे वो है एमसीक्यूज़ ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने आज सिलेक्ट किए हैं ये क्लास 11 वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं क्योंकि उनकी भी एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है। अदर दैन दैट जो CSWT या फिर CMA या फिर CA के एंट्रेंस दे रहे हैं उनके लिए भी ये एमसीक्यूज़ वैलिड है। और उनके साथ साथ जो भी इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस देते हैं या ऐसे सब्जेक्ट जैसे MBA के एंट्रेंसेस उनको देने हैं तब भी डिमांड एंड सप्लाई एक कोर सब्जेक्ट होता है, कोर चैप्टर होता है जिसको हर कोई एंट्रेंस में हमें रखना पड़ता है। तो उसी चक्कर में ये आज मैंने कुछ MCQ सेलेक्ट करे हैं ताकि इन जनरल बहुत सारे स्टूडेंट इसका हेल्प ले सकें और यहाँ इस क्वेश्चंस को करके बेसिक अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकें और इसके बलबूते पे वो बहुत सारे एंट्रेंसेस के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं जिसमें इको एज अ सब्जेक्ट इंक्लूडेड होता हो। तो लेट अस स्टार्ट विथ MCQs ऑन डिमांड एंड सप्लाई। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct form of demand equation? What is demand equation? Demand equation is a functional relationship between quantity and price. प्राइस और क्वांटिटी में algebraic जब रिलेशन हो तो उसको डिमांड इक्वेशन बोला जाता है। तो इनमें से कौन सा डिमांड इक्वेशन है? हमें ये पता होता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में एक नेगेटिव रिलेशन है। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का जो इक्वेशन होगा उसमें एक माइनस साइन होना चाहिए। इसमें देखो प्राइस एंड क्वांटिटी में प्लस साइन है, इसमें तो प्राइस है ही नहीं। इसमें भी प्राइस और क्वांटिटी तो है लेकिन प्लस साइन है। और लास्ट वाला सेक्शन Q इज इक्वल टू A माइनस BP, ये करेक्ट इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें Q भी है, P भी है और एक माइनस साइन भी है। ठीक है, Q भी है, P भी है और एक माइनस साइन भी है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि करेक्ट इक्वेशन कौन सा हुआ। पॉइंट डी, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट डी इज करेक्ट ऑप्शन। If demand is perfectly elastic, then it is perfectly elastic मतलब इलास्टिसिटी का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। और इलास्टिसिटी हमें पता है एक रेशियो है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कोई भी फ्रैक्शन इनफाइनाइट वैल्यू तभी ले सकता है जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो हो। इलास्टिसिटी का वैल्यू इनफाइनाइट तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़ीरो हो, विच मीन्स देर इज़ 0% चेंज इन प्राइस। प्राइस में कोई चेंज ना हो। प्राइस जहाँ है, प्राइस वर्टिकल एक्सिस पे, क्वांटिटी डिमांड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, प्राइस में कोई चेंज ना हो। प्राइस जब P1 थी तब आप Q1 डिमांड करते थे, प्राइस ऑलमोस्ट अब P1 ही है तब भी आप Q2 डिमांड करते हो। तो देखो डिमांड कर्व क्या बन गया, हॉराइजॉन्टल। ठीक है, डिमांड बन गया हॉराइजॉन्टल जब इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती हो। तो परफेक्टली इलास्टिक देन डिमांड कर्व इज हॉराइजॉन्टल। ठीक है, सो हॉराइजॉन्टल डिमांड होगा तो परफेक्ट इलास्टिसिटी होती है। क्यों? क्योंकि प्राइस में 0% चेंज होता है। वाई? बिकॉज इलास्टिसिटी का जो फ्रैक्शन है दैट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में कोई चेंज ना हो फिर भी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो तो परफेक्टली इलास्टिक होगा। एग्जाम्पल लाइक से गोल्ड या फिर डायमंड, इनकी प्राइस नेग्लिजिबल चेंज होती है, इतनी कम चेंज आपको दिखाई तक नहीं देगा। तो 0.00% चेंज, 0.002% चेंज, लेकिन फिर भी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई देता है। तो इट इज़ फॉर लग्जरी प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सट्रीमली लग्जरी प्रोडक्ट ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिमांड फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मार्शलियन कंसेप्ट है, अल्फ्रेड मार्शल उनका कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू हिम आप जितना ज़्यादा गुड को कंज्यूम करते हो, इधर हम गुड को मेजर कर रहे हैं, इधर हम मार्जिनल यूटिलिटी, जितना ज़्यादा गुड को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं
उससे जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? एडिशनल सेटिस्फैक्शन, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होती है। फर्स्ट आइसक्रीम से जितना सेटिस्फैक्शन 100 मिलता है, सेकंड से कम मिलता है, थर्ड से और कम मिलता है, ठीक है। तो धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन का लेवल कम हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं DMU या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही डिमांड कर्व है, क्योंकि एक्स आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे लो हो जाएगी, और जिससे कम सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम प्राइस भी कम पे करते हैं। तो प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशन हुआ वाया मार्जिनल यूटिलिटी, इसीलिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ही डिमांड कर्व बोला जाता है, या यहाँ से ही आप बोल सकते हो हम डिमांड डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो डिमांड डिराइव्ड फ्रॉम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट, और DMU इज डिमांड, और ये किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। मार्शल गेव डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, जहाँ से आपको डिमांड डिराइव करना होता है। Question number 4. If price of a related product changes, then we get price of related product। कोई भी X प्रोडक्ट के दो रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूट, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। सपोज X पिज़्ज़ा है और इसका सब्सटीट्यूट से बर्गर है, और पिज़्ज़ा के साथ आप कुछ खाते हो, उससे आप कोक पीते हो, तो पिज़्ज़ा के साथ जाने वाला कॉम्बो जिसको हम बोलते हैं, कॉम्बो में आप कोक लेते हो, तो इसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। पिज़्ज़ा के जगह इन प्लेस ऑफ, ठीक है, उसका कंपटीटर हो गया बर्गर, सब्सटीट्यूट। तो दो रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं कोई भी प्रोडक्ट के, तो यदि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट या प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट चेंज होता है, देन देयर विल बी चेंज इन डिमांड। डिमांड में दो चेंज होते हैं, एक तो होता है प्राइस की वजह से, जब प्राइस डिक्रीज़ करे, क्वांटिटी इंक्रीज़ करे, तो प्राइस एंड क्वांटिटी का जो चेंज है, प्राइस डिक्रीज़ एक्सपेंशन, प्राइस इंक्रीज़ कॉन्ट्रैक्शन। एक तो ये चेंज जो कि प्राइस की वजह से होता है, और एक और चेंज जो प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर, अदर दैन प्राइस एनी फैक्टर। तो प्राइस आपका कांस्टेंट रहा, फिर भी डिमांड में चेंज आता है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड जाता है, इसको बोला जाता है शिफ्ट इन डिमांड या फिर चेंज इन डिमांड, ठीक है। प्राइस की वजह से जो चेंज होता है उसको बोला जाता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, या मूवमेंट अलोंग द कर्व। और शिफ्ट होता है तो इसको बोला जाता है डिमांड में ही चेंज हो गया, चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो रिलेटेड प्रोडक्ट में चेंज होता है क्योंकि ये अदर फैक्टर हो गया, प्राइस की वजह से होता तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता, लेकिन अदर फैक्टर हो गया, रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, जिसको बोलेंगे शिफ्ट इन डिमांड। तो यदि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट चेंज होता है, इंक्रीज़ होता है, तो हम सब्सटीट्यूट गुड ज़्यादा खरीदेंगे, कंसर्न गुड कम खरीदेंगे। और यदि कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगा होता है तो हमारे लिए ये गुड कंजम्पशन भी महंगा हो जाता है और हम कम गुड खरीदते हैं। जैसे यदि कोक महंगा हो गया तो मुझे लगेगा पिज़्ज़ा खाना ही मेरे लिए महंगा हो गया, ठीक है। यदि पॉपकॉर्न महंगे हो जाएं तो हमें लगेगा मूवी टिकट ही महंगी हो गई, जबकि मूवी टिकट की प्राइस सेम ही थी, ठीक है। मूवी की डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी यदि पॉपकॉर्न ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, बिकॉज पॉपकॉर्न एंड मूवी टिकट्स आर टुगेदर कॉम्बो, तो इसका प्राइस सेम ही है, लेकिन फिर भी डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री यदि इंक्रीज़ करता है, डिमांड ऑफ द कंसर्न प्रोडक्ट जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा। उल्टा यदि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीज़ करता है, डिमांड फॉर द कंसर्न प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेगा। जैसे यदि बर्गर महंगे होते हैं, बर्गर की प्राइस इंक्रीज़ होती है, तो पिज़्ज़ा की डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो ये इन दोनों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे सब्सटीट्यूट हो, शिफ्ट होगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड डिपेंड करेगा कि आप क्या चेंज कर रहे हो। Next question. If government declares
If the government declares dearness allowance worth of 5%, inflation is of 6%, then demand will exhibit. डियरनेस अलाउंस गवर्नमेंट आपको देता है, डीए जिसको बोलते हैं, ताकि इन्फ्लेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाए. ये एक तरह की आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा इनकम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिया जाता है, ताकि जो मार्केट में प्राइस बढ़ी हुई है उस बढ़ी हुई प्राइस का जो इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो सके. तो इन्फ्लेशन तो है 6%, इसका मतलब प्रोडक्ट महंगे हैं 6%, और गवर्नमेंट ने आपको एक्स्ट्रा इनकम दे दी 5%, लेकिन अभी भी 1% शॉर्टफॉल है, अभी भी 1% शॉर्टफॉल है. मार्केट में जाके देखा 6% ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट हैं और आपके अकाउंट में 5% ज़्यादा प्राइस आ गया, ज़्यादा इनकम आ गया, लेकिन अभी भी 1% आपको और इनकम चाहिए जो गवर्नमेंट ने आपको नहीं दी, जिसके वजह से प्रोडक्ट आपको महंगे लगेंगे, प्रोडक्ट आपको कॉस्टलियर लगेंगे और आपका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइस का फैक्टर हो गया, तो प्राइस के फैक्टर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. क्वेश्चन नंबर 6, if supply line passes through positive part of y-axis, which of the following equation is true? ठीक है, तो इसमें पॉइंट सी वो ट्रू है, q इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी क्यू, ये वाला इक्वेशन ट्रू है बिकॉज इट पासेस थ्रू वाई एक्सिस. तो इसको देख लेते हैं कि ये कैसे हमें पता चला कि ये वाई एक्सिस के थ्रू ये जाएगा. ठीक है, सप्लाई इक्वेशन को हम यदि देखें तो सप्लाई ओरिजिन से भी जा सकती हैं, सप्लाई एक्स एक्सिस से भी जा सकती हैं, सप्लाई वाई एक्सिस से जाती है. तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, तो इट विल बी ए प्लस बी क्यू. प्लस तो इसीलिए है क्योंकि ए प्लस बी पी पॉजिटिव इस पार्ट का है. क्यों? क्योंकि आपका पॉजिटिव स्लोप जा रहा है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई. ओरिजिन से जब जाता है तो इट इज़ क्यू इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि कोई ए वाला पार्ट होगा नहीं, क्योंकि ये सीधा ओरिजिन से स्टार्ट होता है. और जब वाई एक्सिस से जाता है इट विल बी क्यू इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी पी, क्योंकि ये सीधा नेगेटिव एक्सिस को कट करता है. तो ये पार्ट माइनस ए वाला पार्ट, ये वाला पार्ट प्लस ए वाला पार्ट. ठीक है, तो माइनस ए प्लस बी पी इज दैट सप्लाई विच पासिस थ्रू वर्टिकल एक्सिस. If expenditure of a consumer increases in spite of price fall, then good must be expenditure और price. ठीक है, expenditure और price, increase और fall, opposite direction. expenditure और price जब opposite direction जाते हों then elasticity is more than 1, और expenditure and price यदि same direction जाते हों तो elasticity is less than 1. ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा. इलास्टिसिटी, एक्सपेंडिचर और इलास्टिसिटी प्राइस का क्या रिलेशन है. ठीक है, जब एक्सपेंडिचर एंड प्राइस, एक्सपेंडिचर, प्राइस और इलास्टिसिटी इंक्रीज़ करे, प्राइस भी इंक्रीज़ करे, इलास्टिसिटी इज़ लेस दैन 1. एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ करा है जबकि प्राइस भी डिक्रीज़ करा है, तब भी इलास्टिसिटी लेस दैन 1. तो सेम डायरेक्शन जा रहा है, एक्सपेंडिचर और इलास्टिसिटी सेम, प्राइस सेम डायरेक्शन जा रहा है, इलास्टिसिटी लेस दैन 1. ऑपोजिट, जब एक्सपेंडिचर एंड प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन जाए, प्राइस डिक्रीज है फिर भी आपके खर्चे बढ़ गए, देन इलास्टिसिटी हैज़ टू बी मोर दैन 1. एक्सपेंडिचर और प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन जाए देन इलास्टिसिटी इज़ मोर दैन 1. ठीक है, तो यहाँ देखो इंक्रीज और फॉल लिखा हुआ है, देन द गुड मस्ट बी इलास्टिक मोर दैन 1. तो इट विल बी आंसर ए. सब्स्टिट्यूशन के साथ इलास्टिसिटी का जो रिलेशन है, हायर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट हायर द इलास्टिसिटी. ठीक है, कोई भी गुड की ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होता है मार्केट में, इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि यदि x का 10 सब्स्टिट्यूट है तो आप थोड़ी सी भी प्राइस ऑफ x बढ़ाओगे, कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट पे चला जाएगा. तो आपने 1% ऑफ प्राइस ऑफ x इंक्रीज़ किया, डिमांड ऑफ y z कुछ भी प्रोडक्ट का मोर दैन 1% इंक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है, तो इलास्टिसिटी विल बी मोर दैन 1. तो जिसके जितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, हायर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट हायर द इलास्टिसिटी, लोअर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट लोअर द इलास्टिसिटी. तो सब्स्टिट्यूट के साथ इलास्टिसिटी का पॉजिटिव रिलेशन है. ठीक है,
जितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट के साथ, हायर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट हायर द इलास्टिसिटी. सो कंज्यूमर हैज सो मेनी सब्स्टिट्यूट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट विल बी इलास्टिक. मार्जिनल यूटिलिटी यदि कांस्टेंट होती है, मार्जिनल यूटिलिटी तो जनरली क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी यदि कांस्टेंट हो जाए तो ये हॉरिजॉन्टल होगी, जिसकी वजह से टोटल यूटिलिटी विल बी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग विद अ कॉन्स्टेंट स्लोप. एम यू इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ टी यू. तो यदि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी है, देन स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी विल बी ऑल्सो कांस्टेंट. तो टोटल यूटिलिटी विल बी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. वैसे तो टोटल यूटिलिटी पहले राइज फिर फॉल होता है, लेकिन जब ये तब होता है जब आप डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज्यूम करते हो, लेकिन जब आप कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी एज्यूम करते हो तो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी होगा, और इसीलिए टोटल यूटिलिटी विल बी पॉजिटिवली स्लोप्ड, ओरिजिन से जाएगा और पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में TU7 गिवन है, TU6 गिवन है, आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6th प्रोडक्ट पूछा है. प्लीज डू इट. क्वेश्चन में देखो TU7 गिवन है, TU6 गिवन है, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6th प्रोडक्ट पूछा गया है. What is marginal utility? TUN minus TUN minus 1 is marginal utility of nth product. इसका मतलब मुझे जब marginal utility of 6th product चाहिए तो मुझे TU6 और TU5 चाहिए. ठीक है, एक्स्ट्रा क्या है, 6th प्रोडक्ट, एडिशनल कौन, 6th प्रोडक्ट. तो 6th प्रोडक्ट के लिए मुझे मार्जिनल यूटिलिटी यदि 6th प्रोडक्ट की फाइंड करनी है तो मुझे टोटल यूटिलिटी 5 और टोटल यूटिलिटी 6 चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में 7 और 6 गिवन था, तो यहाँ से जो आ सकता था वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 7th प्रोडक्ट, जबकि उन्होंने पूछा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6th प्रोडक्ट. इसका मतलब इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. We cannot calculate marginal utility of 6th product with the total utility of 7 and total utility of 6, क्योंकि दो total utility का difference TU7 और TU6 आपको देता है marginal utility of 7th, लेकिन मुझे चाहिए marginal utility of 6th, तो उसके लिए चाहिए 6 और 5 जो हमारे पास अवेलेबल नहीं था. If Seema prefers Shahrukh to Salman, Salman to Akshay, Akshay to Ayushman, Ayushman to Ajay, then our favorite hero is. Tricky question? Not at all. आप अपने प्रेफरेंस को रैंक करो. प्रेफरेंस को जब हम रैंक करते हैं उसी को ही इंडिफरेंस कर्व या ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोला जाता है. ऑर्डिनल यूटिलिटी करते हैं तो प्रेफरेंस को रैंकिंग ऑर्डिनल ऑर्डर में अरेंज करना होता है. तो सबसे प्रेफर को सबसे ऊपर रखो, सबसे कम प्रेफरेंस को नीचे रखो. तो आपको सबसे फेवरेट हीरो पूछा गया. ओके, आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा. सो इट इज़ सीमा प्रेफर शाहरुख टू सलमान. इसका मतलब उसको शाहरुख सलमान से ज़्यादा प्रेफर है. प्रेफर्स शाहरुख टू सलमान, शाहरुख खान उसको सलमान से ज़्यादा पसंद है. सलमान टू अक्षय, इसका मतलब सलमान उसको अक्षय से ज़्यादा पसंद है. अक्षय टू आयुष्मान, अक्षय उसको आयुष्मान खुराना से ज़्यादा पसंद है. और आयुष्मान खुराना उसको अजय देवगन से ज़्यादा पसंद है. तो उसका लीस्ट फेवरेट अजय देवगन और हाईएस्ट रेफरेंस शाहरुख खान. ठीक है, बाय द वे आप लोगों का क्या फेवरेट है? ठीक है, आप लोगों का क्या फेवरेट हो सकता है? वरुण धवन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव. ठीक है, माय पर्सनल फेवरेट इज़ ऑफ कोर्स आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव
और आजकल विक्रांत मासे, आई लव विक्रांत मासे की जो एक्टिंग स्किल है, आई लव दम. एनी हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन. If a consumer can pay 100 for milk but actually pays 45, then consumer surplus. What is consumer surplus? Consumer surplus is the maximum I can pay and the actual I am paying. ठीक है, जितना मैं पे कर सकती हूँ और जितना मैं पे कर रही हूँ. ठीक है, तो मैक्सिमम आई कैन पे एंड द एक्चुअल आई एम पेइंग. मैं 100 रुपये पे कर सकती हूँ और लेकिन मैंने एक्चुअली 45 ही पे किया है. देन द कंज्यूमर सरप्लस इज 100 माइनस 45 विच इज़ 55. ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस. यदि मैं ग्राफिकली बताऊँ तो कंज्यूमर सरप्लस इज दिस एरिया. ठीक है, दिस इज एक्चुअल प्राइस एंड दिस इज मैक्सिमम प्राइस. ठीक है, ये है मैक्सिमम प्राइस और ये है एक्चुअल प्राइस. तो ये जो डिफरेंस होता है, ठीक है, दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज एक्चुअल. तो ये जो डिफरेंस होता है इसको बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस. तो कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस between the maximum price I could have paid and the actual price I am paying is consumer surplus. कंज्यूमर सरप्लस फॉर नेसेसरी गुड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नेसेसरी गुड के लिए हम कुछ भी पे कर सकते हैं लेकिन एक्चुअली हम उसके लिए बहुत कम पे करते हैं. सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक एंड इफ डिमांड इंक्रीजेस देन प्राइस विल बी. ठीक है, सप्लाई यदि परफेक्टली इलास्टिक हो, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड इंक्रीज कर रहा है, राइटवर्ड जा रहा है, देन प्राइस विल बी, ठीक है, कांस्टेंट, क्वांटिटी विल इंक्रीज. प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी विल इंक्रीज. अब एक ग्राफिकल क्वेश्चन. दो डिमांड है, डिमांड का देखो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट है, सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट है. राइटवर्ड शिफ्ट इज इंक्रीज इन डिमांड, सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, इसका मतलब वो डिक्रीज इन डिमांड होता है. ठीक है, तो सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट और सप्लाई डिक्रीज इन डिमांड. तो क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो इक्विलिब्रियम आपको गिवन है. देखो 1 फर्स्ट इक्विलिब्रियम, सेकेंड इक्विलिब्रियम, थर्ड इक्विलिब्रियम एंड फोर्थ इक्विलिब्रियम. आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना. इफ द अबव ग्राफ इज मार्केट पतंजलि घी एंड प्राइस ऑफ अमूल घी, पतंजलि घी एंड अमूल घी आर सब्सटीट्यूट टू ईच अदर. ठीक है, दोनों आपस में सब्सटीट्यूट है. तो अमूल घी ने अपनी यदि प्राइस बढ़ाई हो तो लोग अब क्या करेंगे, पतंजलि घी ज़्यादा खरीदेंगे. प्राइस ऑफ अमूल घी इंक्रीज करता है तो डिमांड ऑफ पतंजलि घी विल शिफ्ट राइटवर्ड, लोग ज़्यादा इसका डिमांड करेंगे. तो D2 होगा. सप्लाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, सप्लाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो वी विल टेक S1. तो D2S1 इज़ 0.3, D2S1 इज़ 0.3, तो आंसर होगा 3. ठीक है, पतंजलि एंड अमूल घी आर सब्सटीट्यूट. एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, तो मैंने D2 ले लिया, डिमांड शिफ्ट हो गया. सप्लाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो इसीलिए D2S1 लिया, तो 0.3. सेम ग्राफ में आपको यूज़ करना है सेकेंड क्वेश्चन. इफ़ द अबव मार्केट इज़ ऑफ फास्ट ट्रैक ग्लासेस एंड इफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ फास्ट ट्रैक ग्लासेस एग्रेसिवली डन एंड इफ फर्म लीव द सनग्लास मार्केट. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा की जाती है तब भी डिमांड इंक्रीज़ होता है, और यदि फर्म लीव करता है मार्केट को तो सप्लाई डिक्रीज़ करता है. डिमांड इंक्रीज़ करेगा मतलब D2, सप्लाई डिक्रीज़ करेगा मतलब S2. तो न्यू इक्विलिब्रियम विल बी D2S2, न्यू इक्विलिब्रियम विल बी D2S2. तो उसके हिसाब से देखो D2S2 वाला ये पॉइंट होता है, तो 0.4 ऑप्शन होगा 0.4. Above market represent that of apple and wages of the apple picker increases, then the new equilibrium. जो ऊपर का ग्राफ था वो एप्पल का मार्केट का ग्राफ है. अब वेजेस इंक्रीज़ करता है, वेजेस का मतलब कॉस्ट होता है. कॉस्ट जब इंक्रीज़ करता है तो सप्लाई डिक्रीज़ करेगा.
डिमांड के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम तो डिमांड D1 लेंगे। कॉस्ट इंक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज होगा, S2 लेंगे, तो D1S2 is 0.2, so it will be 0.2, option B. ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इफ अ लीनियर डिमांड passes through price axis, elasticity is infinite. Elasticity of curvilinear demand increases as we move left to right. A linear demand passes through price axis, elasticity is infinite. Infinite elasticity वाला हमें पता है horizontal line होती है और वो प्राइस एक्सिस से ही पास करता है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। सेकेंड, इलास्टिसिटी ऑफ कर्विलीनियर डिमांड। कर्व जब हम इलास्टिसिटी लेते हैं तो धीरे धीरे इलास्टिसिटी इंक्रीज करती है। इलास्टिसिटी लेस देन 1 से इलास्टिसिटी मोर देन 1 जाती है, लेकिन आपने लीनियर लिया हुआ था, यदि होता तो ये इनफाइनाइट से ज़ीरो की तरफ जाती। तो इलास्टिसिटी डिक्रीज करती है जब आप लीनियर डिमांड लेते हो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। आप लेफ़्ट से राइट जाते हो और वो लीनियर डिमांड है, तो इलास्टिसिटी इनफाइनाइट से ज़ीरो की तरफ जाएगी, इलास्टिसिटी डिक्रीज़ करेगी। लेकिन यदि आप नॉन लीनियर लेते हो, कर्व लेते हो, कर्वीलीनियर लेते हो और फिर आप राइट टू लेफ़्ट जाते हो, तो इलास्टिसिटी इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ वहीं लिखा हुआ था, इलास्टिसिटी ऑन ए कर्वीलीनियर डिमांड इंक्रीजेज एज वी मूव लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, इलास्टिसिटी इंक्रीज़ करते हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन बी। इंडिफरेंस कर्व का शेप पूछा है जब दो गुड आपस में सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, नॉर्मली आईसी इज नेगेटिवली स्लोप्ड एंड कन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, नॉर्मली इंडिफरेंस कर्व विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स शोइंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, व्हाट इज आईसी? आईसी इज दो गुड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को, दो गुड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को आईसी बोलते हैं, जिस पे हर लेवल पे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहे। ठीक है, आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं इसको, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, आइसो यूटिलिटी, आईसी कर्व भी बोलते हैं। आईसी कर्व वाज गिवन बाय एजवर्थ, और ये जो एजवर्थ की थ्योरी है ये हिक्स एंड एलन ने यूज़ की थी अपनी थ्योरी में, जिसको आप ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हो या फिर इंडिफरेंस कर्व थ्योरी बोलते हो। तो इंडिफरेंस कर्व इज़ अ नेगेटिवली स्लोप्ड कन्वेक्स टू ओरिजिनिक कर्व होता है, जिसके हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होता है, आइसो यूटिलिटी सेम सेटिस्फैक्शन होता है। लेकिन यदि दो गुड आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हुए, क्वेश्चन में ये था, नॉर्मल गुड नहीं बोला है, नॉर्मल बोलते तो आप नेगेटिवली स्लोप्ड कन्वेक्स ओरिजिन ऐसा बोलते, कन्वेक्स बोल सकते थे, लेकिन आपको बोला गया है क्या, ये सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट होने की वजह से क्या होगा, द लाइन और द कर्व will be a straight line। क्यों? क्योंकि marginal rate of substitution which is the slope of IC that will be constant। slope of IC को बोला जाता है MRS, marginal rate of substitution। ठीक है, marginal rate of substitution constant होगा जब आप दो गुड को सब्स्टिट्यूट करोगे, एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने y छोड़ा x लिया या x छोड़ा y लिया, तो आप कांस्टेंट रेट से सैक्रिफाइस करोगे। इसीलिए IC विल बी लीनियर, IC विल बी स्ट्रेट लाइन, IC विल बी लीनियर। ठीक है, कनकेव होता है जब दोनों गुड बैड होते हैं, कन्वेक्स होता है जब दोनों गुड नॉर्मल होते हैं, एल शेप होता है जब दोनों गुड आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पूछा है सब्स्टिट्यूट, तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन। इफ देर इज टू कॉमोडेटिव बंडल A XY B ZB, X is greater than Z, Y is less than V, then we can draw indifference curve between the two commutative। Of course we can draw। IC को हमने बोला नेगेटिवली स्लोप्ड एंड कन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। इसका मतलब यदि मैं दो कॉम्बिनेशन लूँ A और B, A में y ज़्यादा होता है तो B में y कम होता है, A में x कम होता है तो B में x ज़्यादा होता है। इसका मतलब एक कम एक ज़्यादा होगा,
तो वही है x इज़ ग्रेटर दैन z, x इज़ ग्रेटर दैन z, तो इसका मतलब y विल बी लेस दैन v, वही है, एक कम एक ज़्यादा, तो डेफिनेटली वी कैन ड्रॉ IC, वी कैन ड्रॉ इंडिफरेंस कर्व. If there is inflation in the economy and consumers are elastic, then government should increase the income tax. ठीक, consumers are elastic, इसका मतलब proportionate change in price is less, proportionate change in demand is more. इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है परचेजिंग पावर के ऊपर, तो यदि आप प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हो बाई सर्टेन परसेंटेज, डिमांड उससे कम परसेंटेज डिक्रीज़ कर जाएगा और इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो सकता है. ठीक है, तो कंट्रोल करने के लिए आपको प्राइस को डिक्रीज़ करना पड़ेगा. इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को कम करना पड़ेगा, इस तब आपका डिमांड उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और इससे इकोनॉमी को हेल्प हो जाएगी. तो ये सारे पॉलिसीज़ पॉसिबल है. टैक्स इंक्रीज़ कर दोगे तो इनकम कम हो जाएगी, जिससे भी डिमांड कम हो जाएगी. आप सब्सिडी कम कर दोगे तब भी डिमांड कम हो जाएगी. सर्विस टैक्स आप इंक्रीज़ कर दोगे तब भी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी. तो डिमांड डिक्रीज़ इज़ द टारगेट, क्योंकि डिमांड जब राइटवर्ड जाता है तो ही प्राइस इंक्रीज़ होती है. डिमांड जब एक्सेस होता है सप्लाई से, या सप्लाई जब शॉर्ट होती है डिमांड से, तो प्राइस इंक्रीज़ होती है, इन्फ्लेशन होता है. तो इन्फ्लेशन के पीछे रीज़न है एक्सेस डिमांड. तो एक्सेस डिमांड को यदि मैं कम कर दूं, और कम करने के लिए लोगों की इनकम को मैं यदि कम कर दूं, तो डिमांड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा. आपको और डिटेल यदि क्वेश्चंस के बारे में चाहिए या कंटेंट आपको और पढ़ना है, डिमांड सप्लाई को और अच्छे से जानना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे वीडियोस आप देख सकते हो जो इन चैप्टर्स के बारे में है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ प्राइस ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय 4% एंड डिमांड ऑफ इट डू नॉट चेंज, देन इलास्टिसिटी इज. ठीक है, प्राइस 4% चेंज हो रहा है, डिमांड में कोई चेंज नहीं, ज़ीरो चेंज, डू नॉट चेंज, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इज़ ज़ीरो, इलास्टिसिटी का वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो. ठीक है, इलास्टिसिटी का वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो. ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है, sapnaben2015@gmail.com. आपको यदि और फर्दर कुछ भी क्वेरीज़ हैं या आप अलग से कोई क्लास करना चाहते हो तो आप इस मेल पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो. सो इन इंडिया प्राइस ऑफ लैपटॉप इंक्रीजेज बाय 5% एंड डिमांड डिक्रीजेज बाय मोर दैन 5%. ठीक है, प्राइस ऑफ लैपटॉप इंक्रीजेज बाय 5% एंड डिमांड डिक्रीजेज बाय मोर दैन 5%. सपोज़ यदि मोर दैन 5 बोल रहे हैं तो से सपोज़ मैंने यदि 6% ले लिया, तो ऊपर का वैल्यू मोर दैन नीचे का वैल्यू, न्यूमरेटर इज़ मोर दैन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन विल बी मोर दैन 1, तो इलास्टिसिटी इज़ मोर दैन 1. इसका मतलब लैपटॉप यहाँ पे एक इलास्टिक प्रोडक्ट है और इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 होती है तो वो लग्जरी गुड होता है. इलास्टिसिटी फॉर नेसेसरी गुड इज़ लेस दैन 1, लग्जरी गुड इट इज़ मोर दैन 1, नॉर्मल गुड इट इज़ 1. ठीक है, लेस दैन 1 कब होगा? जब प्राइस का परसेंटेज ज़्यादा होता है और डिमांड का परसेंटेज कम. उल्टा इलास्टिसिटी मोर दैन 1 कब होती है? जब आपका प्राइस का परसेंटेज कम और डिमांड का परसेंटेज ज़्यादा हो. ठीक है, सो दैट इज़ इलास्टिसिटी. तो प्राइस 5% इंक्रीज़ हुई है और डिमांड मोर दैन 5% डिक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप इज़ इलास्टिक प्रोडक्ट विच इज़ अ लग्जरी प्रोडक्ट. सो इट इज़ sapnaben2015@gmail.com. If demand decreases and supply increases of Sony TV, डिमांड भी राइटवर्ड जा रहा है, सप्लाई भी राइटवर्ड जा रहा है, तो पूछ रहे हैं प्राइस का क्या होगा और क्वांटिटी का क्या होगा. तो D1 S1 को हम देखें, D1 और S1 ये है इक्विलिब्रियम 1, D2 S2 देखें इक्विलिब्रियम 2,
तो इससे दिख रहा है प्राइस भी बढ़ गई, क्वांटिटी भी बढ़ गई। अब यदि हम डिमांड जितना शिफ्ट कर रहा है उससे ज़्यादा मैंने सप्लाई को शिफ्ट करवा दिया, सप्लाई भी इंक्रीज़, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज़ डिमांड डिक्रीजेस, सॉरी डिमांड इन्होंने डिक्रीज़ बोला है और मैं दोनों को इंक्रीज़ ले रही थी, इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम पहले से ही यदि एज्यूम कर रहे हैं दोनों इंक्रीज़ तो आंसर गलत आ जाएगा। तो डिमांड को डिक्रीज़ करवाना है, सप्लाई को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। डिमांड डिक्रीज़ कर गया, मार्केट में कंज्यूमर जितने थे वो घर चले गए, और एक्स्ट्रा सप्लाई यदि मार्केट में आती है तो D2S2 सेकेंड इक्विलिब्रियम, ठीक है, D2S2 सेकेंड इक्विलिब्रियम, D1X1 फर्स्ट इक्विलिब्रियम। तो देखो प्राइस कम हो गई, प्राइस कम हो गई, और एट द सेम टाइम आपका क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो प्राइस कम हो गई, प्राइस का कम का एक ही ऑप्शन था, प्राइस विल डिक्रीज़, क्वांटिटी अनसर्टेन, क्योंकि क्वांटिटी डिपेंड करेगा डिमांड सप्लाई से ज़्यादा डिक्रीज़ करा है या सप्लाई डिमांड से ज़्यादा इंक्रीज़ करा है, ठीक है। तो डिमांड विल डिक्रीज़, जितने कंज्यूमर थे डिमांड डिक्रीज़ कर जाए, सप्लाई इंक्रीज़ कर जाए, तो मार्केट में एक्स्ट्रा सप्लाई रहती है, मार्केट में एक्स्ट्रा सप्लाई रहती है, और एक्स्ट्रा सप्लाई हमेशा प्राइस को नीचे लेके जाएगा। तो प्राइस विल डिक्रीज़, क्वांटिटी विल रिमेन अनसर्टेन। और यहीं यदि डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज़ देते तो क्वांटिटी इंक्रीज श्योर होता, लेकिन प्राइस अनसर्टेन हो जाता, क्योंकि वो डिपेंड करता कि कौन ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। डिमांड इंक्रीज़ हो और सप्लाई इंक्रीज़ हो और प्रोपोर्शन ना गिवन हो तो आप सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज़ है ये श्योरली बता पाते हो, प्राइस अनसर्टेन होता है। लेकिन डिमांड यदि ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है लेकिन कम इंक्रीज़ हो रही है, तो क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करेगी, प्राइस भी इंक्रीज़ करेगा। डिमांड इंक्रीज़ हो और मार्केट में ज़्यादा सप्लाई चली आई, क्योंकि शायद वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है तो जल्दी से आ सकता है, तो क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करेगा लेकिन प्राइस डिक्रीज़ कर जाएगा। और दोनों इक्वल में इंक्रीज़ करें, आपको गिवन हो डिमांड इंक्रीजेज इक्वली एज दैट ऑफ सप्लाई, देन क्वांटिटी इंक्रीज़ तो करता ही है, प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है। तो जब प्रोपोर्शन ना गिवन हो, कौन किससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, तो सिर्फ हम क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहा है ये बता सकते हैं, प्राइस का हम नहीं बता सकते, ठीक है। यदि आप उल्टा भी करो तब भी ये ट्रू है, डिमांड डिक्रीज़ है, सप्लाई डिक्रीज़, तो आप क्वांटिटी डिक्रीज़ है ये आप बता सकते हो, प्राइस डिपेंड करेगा कौन किससे ज़्यादा डिक्रीज़ किया है, अकॉर्डिंगली प्राइस डिसाइडेड होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 50 minus 6p, फाइंड द इलास्टिसिटी एट प्राइस 5। आपको इक्वेशन गिवन है, आपको इलास्टिसिटी फाइंड करना है, प्राइस का वैल्यू भी गिवन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। उसके लिए क्या करेंगे, प्राइस को पुट करेंगे, ठीक है। 50 minus 6p, इस पर प्राइस पुट करेंगे तो हो गया 50 minus 30 इक्वल टू 20। इसका मतलब प्राइस जब 50 है, क्वांटिटी आपकी 20 है। फिर क्या करना है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है कि चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, प्राइस अपॉन क्वांटिटी होता है। तो आपको ये और ये मिल गया, प्राइस है 5, क्वांटिटी है 20, ये वैल्यू हमें मिल गया है। अब हमें चाहिए चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस, तो ये डी क्यू डी पी, डेल्टा क्यू डेल्टा पी इज़ ऑल्सो डी क्यू डी पी। तो इस इक्वेशन को यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू पी तो मुझे मिलता है -6, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -6, डेल्टा क्यू डेल्टा पी का वैल्यू है -6। तो इक्वेशन जब गिवन होता है, प्राइस का वैल्यू पुट कर लो, प्राइस और क्वांटिटी का फ्रैक्शन बना लो और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, प्राइस के साथ जो कांस्टेंट होता है, प्राइस के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको साइन के साथ लिखना है, ठीक है। एक बार और करते हैं इसको। इलास्टिसिटी फाइंड करने के लिए दिया है, लेकिन ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको 2 प्राइस दिया जाएगा, 2 क्वांटिटी दिया जाएगा और आप फॉर्मूला पुट कर लेते हो। जनरली क्या होता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन में आपको प्राइस एंड क्वांटिटी 2 वैल्यू गिवन होती है, प्राइस की 2 वैल्यू हैं,
क्वांटिटी की दो वैल्यू हैं तो आप चेंज इन प्राइस भी फाइंड कर लेते हो, चेंज इन क्वांटिटी कर लेते हो, तो चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इंटू P1 डिवाइडेड बाय Q1, जिसको पॉइंट मेथड बोला जाता है। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जब आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन हो। लेकिन इस क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, प्राइस एक ही गिवन है, तो प्राइस की वैल्यू पुट करके आपको क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और साथ में क्या करना है, तो प्राइस बाय क्वांटिटी इनटू जो P के साथ कांस्टेंट वाला पार्ट है वो लिखना है। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वही वैल्यू है जो चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस का वैल्यू होता है। तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। आप प्राइस का वैल्यू पुट करो, क्वांटिटी का वैल्यू लो, और साथ में प्राइस के साथ जो कांस्टेंट है उसको पुट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आए और वो भी अलजेब्रिक और इक्वेशन वाला आए तो हमें क्या करना है, प्राइस के साथ जो कांस्टेंट होता है, प्राइस के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको लेना होता है। ठीक है, प्राइस के साथ जो कांस्टेंट है -6 इंटू प्राइस बाई क्वांटिटी। ठीक है, तो हो गया 1.53/2 1.5। हालांकि ऑप्शन -1.5 होना चाहिए था, वो बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन इलास्टिसिटी का हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो ये वैल्यू 1.5 हो जाता है। तो ऑप्शन 1.5 है। यदि दो ऑप्शन होते, 1.5 भी होता, -1.5 भी होता, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता, क्योंकि ये प्राइस इलास्टिसिटी है और प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, हायर द प्राइस नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए साइन नेगेटिव आता है। लेकिन जब साइन है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, वो भी करेक्ट है, क्योंकि इलास्टिसिटी का वैल्यू एब्सोल्यूट ही लिया जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये क्वेश्चन हमने आगे भी देखा था कि इलास्टिसिटी सप्लाई 3 होती है। इस यहाँ से जो इक्वेशन होगा इट विल बी -a + bp, यहाँ से जो इक्वेशन जाएगा इट विल बी +a + bp, और यहाँ से जो इक्वेशन जाएगा इट विल बी ओनली bp। ऑरिजिन से जो पास करता है उसका वैल्यू होता है = 1। ऑरिजिन से इलास्टिसिटी सप्लाई कर्व की = 1। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस से जाए तो इट विल बी >1, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जाए तो इट विल बी <1। ठीक है, प्राइस हाई है तब भी सोनू ने प्रोडक्ट खरीदा है, इसका मतलब वो स्नॉब भी हो सकता है, ये वेबलेन भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। हाई प्राइस होने के बावजूद नॉर्मली होता है हाई प्राइस पे लो डिमांड होनी चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, हाई प्राइस पे भी खरीदा, तो इसका मतलब हो सकता है वो स्नॉबिश हो। स्नॉबिश का मतलब होता है कि वो स्टेटस के लिए करता हो, और हाई प्राइस मतलब उसका स्टेटस अच्छा दिख रहा हो, ज़्यादा दिख रहा हो। तो कभी कभी हम स्नॉब हो जाते हैं और हमें लगता है हाई प्राइस वाली गुड खरीदना चाहिए, इससे शो ऑफ हो सकता है। वेबलेन का मतलब होता है कोई कोई कंज्यूमर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ढूंढते हैं, तो उनको लगता है महंगा जितना होगा क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी, तो इसीलिए हाई प्राइस वाला ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसको वेबलेन इफेक्ट बोला जाता है। इनइलास्टिक, प्राइस हाई है तब भी वो डिमांड कर रहा है, शायद वो गुड नेसेसरी हो उसके लिए, तो ये तीनों कंडीशन ट्रू थे, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव। If 33.33% of the people consider a product to be luxury and 67.67 considers the same product to be normal, then the market demand will be, ठीक है, market demand will be, मेजॉरिटी देखो उस प्रोडक्ट को नॉर्मल मानता है तो नॉर्मल ही डिमांड होगा, नॉर्मल डिमांड इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो कंसिडर करते हैं मार्केट में वहीं रूप हो जाता है, because horizontal summation of individual demand is market demand. Horizontal summation of individual demand is market demand. यदि ज़्यादातर लोग उसको 67.6% मेजॉरिटी यदि उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं तो वो भी नॉर्मल ही दिखाई देगा, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा।
cost of production and price of product increases same proportion, then the quantity will remain constant. कॉस्ट भी बढ़ रहा है जितने प्रोपोर्शन से, प्राइस भी उतना ही प्रोपोर्शन बढ़ा दिया जाए तो मार्केट में जितनी सप्लाई है उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगा. Prime Minister Modi declares that subsidy to all chemical emitting factories would be stopped, then supply will decrease. ठीक है, यदि केमिकल एमिटिंग फैक्ट्रीज हैं और उनका सब्सिडी बंद कर दिया जाए तो मार्केट में क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज करेगी. ठीक है, सप्लाई हटा दी, उनकी सब्सिडी हटा दी जाए तो उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, और सब्सिडी घटा दी तो कॉस्ट इंक्रीज हो गया. कॉस्ट इंक्रीज हो जाने से सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, और यदि लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा, डिमांड यदि उतनी ही रही तो प्राइस इंक्रीज करेगा. ठीक है, प्राइस विल इंक्रीज, सप्लाई विल डिक्रीज. सो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट. ठीक है, सप्लाई फंक्शन इज कॉल्ड सप्लाई इक्वेशन. अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन को ही सप्लाई इक्वेशन बोला जाता है. कार्डिनल एनालिसिस. कार्डिनल एनालिसिस इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव. कार्डिनल एनालिसिस इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर. ठीक है, कार्डिनल में नंबर दिए जाते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर. यदि इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे यदि गवर्नमेंट ने प्राइस कर रखा हो, इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, इसके नीचे यदि गवर्नमेंट ने प्राइस कर रखा हो तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको सब्सिडी भी बोला जाएगा, सब्सिडाइज प्राइस भी बोला जाएगा. तो ये एक तरीके से प्राइस सीलिंग भी है क्योंकि इससे ऊपर आप प्राइस बढ़ने नहीं दे रहे हो, और इसको डेफिनेटली फेयर प्राइस भी बोला जाता है. सो इट इज़ ऑल ऑफ द अबव. इक्विलिब्रियम से ऊपर रखते हैं तो इसको प्राइस फ्लोर बोला जाता है, तब भी ये फेयर प्राइस है, तब भी ये सब्सिडाइज्ड प्राइस है. नीचे वाली प्राइस को सीलिंग प्राइस या प्राइस सीलिंग बोला जाता है. क्रॉस इलास्टिसिटी इज 2.2, देन द टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स प्रोडक्ट ड्यू टू प्राइस चेंज इन वाई प्रोडक्ट. दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, एक की प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड में जब चेंज हो उसको बोला जाता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. तो ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू पॉजिटिव गिवन है, 2.2 गिवन है. ये सब्स्टिट्यूट के लिए पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए ये नेगेटिव होता है. सब्स्टिट्यूट के लिए पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट. तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव, दैट मीन्स दे आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर. Cross price elasticity is negative, that means they are complement to each other. The above curve represents demand curve, supply curve relationship between two goods which are substitute or complement. ठीक है, तो ये complementary relation है क्योंकि एक तरफ है क्वांटिटी एक्स और एक तरफ है प्राइस ऑफ वाई, और ये वाला ग्राफ है नेगेटिवली स्लोप्ड है. एक तरफ है वाई और एक तरफ है एक्स. हाई प्राइस ऑफ कोक, कोक के साथ यदि आप पिज़्ज़ा खाते हो तो कम खाओगे, प्राइस ऑफ कोक कम हो जाए तो पिज़्ज़ा ज़्यादा खाओगे. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, सेम नहीं है. डिमांड कर्व नहीं है, डाउनवर्ड देख के डिमांड कर्व मत बोल देना क्योंकि ये डिमांड कर्व नहीं है. ये सिंपल एक रिलेशनशिप है बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. If price of a food product increases and income remains constant, purchasing power. इनकम आपकी कांस्टेंट है, प्राइस आपका बढ़ गया तो आपका परचेजिंग पावर फॉल करेगा, आप कम खरीद पाओगे, चीज़ें आपके लिए महंगी हो जाएगी. तो परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर विल डिक्रीज. दो डिमांड कर्व गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 36. दो डिमांड कर्व गिवन है, एक D1 और दूसरा D2. D1 थोड़ा सा फ्लैट है, D2 थोड़ा सा स्टीप है. ठीक है, इसका मतलब जो फ्लैट कर्व होता है उसका स्लोप क्या होता है, लो होता है, और जो स्टीप कर्व होता है उसका स्लोप हाई होता है. और स्लोप के साथ इलास्टिसिटी का इन्वर्स रिलेशन है. हायर द स्लोप लोअर द इलास्टिसिटी, लोअर द स्लोप हायर द इलास्टिसिटी. इसका मतलब स्लोप जिसका हाई है उसका इलास्टिसिटी लो होगा, और जिसका स्लोप लो है उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी. तो इलास्टिसिटी ऑफ D1 फ्लैट है तो इसकी इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर दैन इलास्टिसिटी 2. ठीक है, ये फ्लैट है, स्लोप लो है तो इसकी इलास्टिसिटी हाई होगी,
और ये स्टीप है, इसका स्लोप हाई है, तो इसकी इलास्टिसिटी लो होगी। तो D2 का स्लोप कम होगा दैन D1, तो इलास्टिसिटी D1 इज मोर दैन D2। इनकम ऑफ एन इनइलास्टिक पर्सन, ठीक है, इनइलास्टिक पर्सन की इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 बोला है, तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन इनकम, प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, और ये है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। ये लेस देन 1 बोला गया है, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम इज़ मोर। सपोज 10% इनकम चेंज करी है, लेकिन उसका डिमांड सिर्फ 2% इंक्रीज हुआ है, सो डिमांड विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली लेस दैन इनकम। इनइलास्टिक बोला है, तो इसका मतलब डिमांड कम इंक्रीज करेगा, इनकम ज़्यादा इंक्रीज करेगा। डिमांड विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली लेस दैन इनकम। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 20, प्राइस इंक्रीज कर गया 10 से 20, डिमांड पहले था 5, अब हो गया है 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी? तो सीधा दो प्राइस है, दो क्वांटिटी है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी है 5 और 4 1, चेंज इन प्राइस है 10, ओरिजिनल प्राइस है 10, ओरिजिनल क्वांटिटी है 5, so it is 1/5 which is less than 1, 1/5 less than 1. When marginal utility is diminishing, TU can be constant, falling, rising, कुछ भी हो सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी हर जगह फॉलिंग ही है, लेकिन जहाँ फॉलिंग एंड पॉजिटिव होती है वहाँ TU इंक्रीजिंग, जहाँ फॉलिंग और ज़ीरो होती है वहाँ TU मैक्सिमम, और जहाँ फॉलिंग एंड नेगेटिव होती है वहाँ TU फॉलिंग होती है। ठीक है, तो खाली फॉलिंग बोलने से हमें पता नहीं चलता है कि TU कैसा होगा, फॉलिंग एंड साइन बताना होगा। ठीक है, आपको ये बताना होगा वेदर इट इज़ ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 0। मार्जिनल यूटिलिटी यदि पॉजिटिव है तो TU विल बी इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो TU विल बी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो TU विल बी फॉलिंग। तो मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी में एक रिलेशन है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, 0 TU मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन 0 TU विल बी डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग। तो यहाँ सिर्फ डिमिनिशिंग बोला है, तो TU का शेप हम नहीं बता सकते, इट कैन बी एनी ऑफ द अबव। ऑन एन इंडिफरेंस कर्व, IC पे मैंने पहले ही बोला, IC पे कॉमोडिटी बंडल अलग अलग होते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ XY गुड होगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन विल बी सेम। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन हर जगह सेम है, कॉमोडिटी बंडल अलग अलग है, तो इट इज पॉइंट ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू। डिमांड कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ट्रू। एंजल कर्व इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, ट्रू। व्हाट इज एंजल कर्व? इनकम और डिमांड में, इनकम और डिमांड में जो पॉजिटिव रिलेशन है, लेसर इनकम लेसर डिमांड, हायर इनकम हायर डिमांड, इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन को एंजल कर्व बोलते हैं। इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन को एंजल कर्व बोलते हैं, तो वो पॉजिटिव स्लोप होता है। मनी इनकम कार्डिनल एनालिसिस में कांस्टेंट रखी जाती है, तो इसका मतलब गिवन गुड और कॉन्स्पिकस गुड सेम है, ये बोला गया, विच इज़ फॉल्स। They are opposite. Conspicuous good are extremely expensive good and given good are extremely inferior good which are cheap. दोनों ही एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है, तो वो फॉल्स है कि दोनों सेम नहीं है, दोनों एकदम ऑपोजिट है। वापस इलास्टिसिटी, प्राइस 15 इंक्रीज कर गया 25, डिमांड था 10, डिमांड हो गया 8। तो इलास्टिसिटी के फॉर्मूला में चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी 2, चेंज इन प्राइस 10, ओरिजिनल प्राइस 15, ओरिजिनल क्वांटिटी 10। ठीक है, तो इट इज 30/100, तो इट इज 0.3। ठीक है, 0.3 के दो ऑप्शन है, एक प्लस और एक माइनस, तो हमें क्या लेना है? माइनस वाला लेना है, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज बोला है, तो हमें लेना है माइनस। इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी है और हमें माइनस लेना है क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है।
क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में क्या कांस्टेंट रहता है? प्राइस ऑफ द गुड इन कंसर्न। यदि हम अदर फैक्टर की बात करते हैं तो जो गुड का प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है। जब आप शिफ्ट करते हो, राइटवर्ड करो या लेफ्टवर्ड करो, प्राइस विल बी टेकन एज कांस्टेंट। सेटरिस पेरिबस जिसके बारे में बात करेंगे उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज अ ग्रीक टर्म विच मीन्स एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट। तो जब आप प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हो, क्रॉस प्राइस की बात करते हो, इसका मतलब रिलेटिव गुड चेंज हो रहा है, तो प्राइस ऑफ द गुड विल रिमेन कांस्टेंट। डिमांड शिफ्ट्स डाउनवर्ड, सप्लाई मूव्स डाउनवर्ड, प्राइस विल। ठीक है, डिमांड शिफ्ट्स डाउनवर्ड, शिफ्ट्स, डिमांड शिफ्ट्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ गया है। सप्लाई मूव्स डाउनवर्ड, शिफ्ट नहीं बोला, सप्लाई मूव्स डाउनवर्ड, सप्लाई मूव्स डाउनवर्ड, इसका मतलब प्राइस डिक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, द प्राइस विल डिक्रीज। यहाँ देखो प्राइस और एक्सपेंडिचर की बात करी है, प्राइस भी इंक्रीज करा है, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करा है, और हमें पता है प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन जाए, इलास्टिसिटी विल बी लेस दैन 1, तो ऑप्शन इज लेस दैन 1। वापस स्लोप व इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन। इलास्टिसिटी इज 1 बाई स्लोप इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये फॉर्मूला जब स्लोप गिवन होता है तो फॉर्मूला होता है 1 बाई स्लोप इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो स्लोप का वैल्यू है -6/5, 1 बाई -6/5 इंटू 25/10, तो ये हो जाएगा 5/6 माइनस साइन इंटू 25/10। ठीक है, माइनस साइन होगा तो इसका मतलब ये वैल्यू है -2.0833। एक्स गुड हैज़ 5 सब्सटीट्यूट, वाई गुड हैज़ 10 सब्सटीट्यूट। तो मैंने पहले भी बोला था सब्सटीट्यूट जितने ज़्यादा होंगे इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो वाई गुड की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, एक्स गुड की इलास्टिसिटी कम होगी। देन इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इज लेस दैन दैट ऑफ वाई। वाई के ज़्यादा सब्सटीट्यूट हैं तो वाई विल बी मोर इलास्टिक, एक्स के कम सब्सटीट्यूट हैं, एक्स विल बी लेस इलास्टिक, तो इट इज़ ए, एक्स की लेस इलास्टिसिटी है। सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स आर इन इलास्टिक। जो पेरिशेबल गुड होते हैं वो एग्रीकल्चर गुड होते हैं, उनका प्राइस आप कितना ही बढ़ा दो मार्केट में सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती। प्राइस जिस प्रोपोर्शन बढ़ाते हो उस प्रोपोर्शन सप्लाई नहीं बढ़ती, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं जिनको टाइम लगता है प्रोडक्शन होने में। सो इट टेक्स सप्लाई विल डू नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली एज दैट ऑफ प्राइस। स्लोप ऑफ बजट लाइन 3 है, स्लोप ऑफ आईसी कर्व 5 है, नॉट इक्वल। हमें पता है स्लोप दोनों के सेम होने चाहिए। एट ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू px अपॉन py। आईसी कर्व और बजट लाइन टैंजेंट होना चाहिए, आईसी कर्व और बजट लाइन टैंजेंट होना चाहिए, दैट मीन्स स्लोप ऑफ आईसी शुड बी सेम एज दैट ऑफ बजट लाइन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, स्लोप ऑफ आईसी इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज प्राइस रेशियो, दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में एक का वैल्यू ज़्यादा, एक का वैल्यू कम दिया हुआ है, एक का 3, एक का 5 दिया हुआ है, तो हमें इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इलास्टिसिटी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम होता है जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्राइस रेशियो सेम हो जाए। ठीक है, दिस इज आईसी एंड दिस इज बजट लाइन। अब बोला है स्लोप ऑफ बजट लाइन इज 3, बजट लाइन का स्लोप 3, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप 5, दैट मीन्स वी आर समवेयर हियर। ठीक है, बजट लाइन का स्लोप ज़्यादा है, आईसी का स्लोप कम है, तो वी आर हियर। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई को डिक्रीज करना पड़ेगा, एक्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वाई शुड इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ एक्स, डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ वाई, डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वाई, इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स, तो ही दोनों इक्वल होंगे, दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे 3, 3, 5, 5। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 3। From the point of view of Marshall, if two goods are equally divisible,
then marginal utility will also be same for the last unit of consumption. The statement is true. ये एक assumption है of cardinal utility analysis. ठीक है, सारे गुड्स यदि इक्वली डिविजिबल हों, दो गुड्स यदि इक्वली डिविजिबल हों, तो मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट यूनिट का सेम रहता है विद दैट ऑफ द मनी वैल्यू. सो दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी. ठीक है, तो ये थे MCQs, 50 MCQs जो हमने करे. ठीक है, ये 50 MCQs हमने करे. होपफुली इससे आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हुए होंगे और एडिशनल कुछ चीज़ों के लिए, कंटेंट के लिए, वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो sapnabaid2015@gmail.com. सारे स्मॉल लेटर्स में और कोई गैप नहीं है. sapnabaid SAPNABAID 2015@gmail.com. Thank you.